औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये क्या चीज़ है और इसमें हम क्या करते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन बुनियादी तौर पे मेटिंग को कहते हैं, क्रॉसिंग को कहते हैं। दो प्लांट्स को या दो लाइंस को या दो जीनोटाइप्स को ऑफ डिसिमिलर, जो डिसिमिलर, सबसे पहली शर्त हाइब्रिडाइजेशन की ये है कि आप जो प्लांट्स जिसको आप क्रॉस कर रहे हैं वो एक दूसरे से डिसिमिलर हो जेनेटिकली। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली अगर वो आपको सेम नज़र आ रहे हो, लेकिन अगर आपको उसकी जेनेटिक्स का पता है तो आप उसको क्रॉस करें। ठीक है, अदरवाइज अगर आप सेम चीज़ है आपकी जेनेटिकली, वो जो दो प्लांट्स आप क्रॉस करें वो जेनेटिकली सेम है, तो उसको क्रॉस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आपकी जीन्स की वो रीशफलिंग नहीं होगी। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन का प्योरली हमारा मकसद ये होता है कि हम दो प्लांट्स हैं, कुछ खूबियाँ एक प्लांट में है, कुछ खूबियाँ दूसरे प्लांट में है, इनको क्रॉस करके वो दोनों प्लांट्स की खूबियों को यकजा कर सकें एक जगह या एक प्लांट में उसको फिक्स कर लें। ठीक है, तो ये बुनियादी मकसद होता है। तो अगर आपके प्लांट डिसिमिलर नहीं है तो आप जब उसको क्रॉस भी करोगे तो आपके साथ जो F1 आएगा उसकी क्रॉस के बाद वो वही चीज़ होगी जो आपके पेरेंट्स में होगी, बिकॉज बोथ द पेरेंट्स, अगर आपने वो सेम क्रॉस किया तो आपके पास F1 भी वही चीज़ आएगी। ठीक है, इन प्लांट्स क्रॉसिंग इज डन बाय प्लेसिंग पोलन ग्रेन फ्रॉम वन जीनोटाइप, the male parent on the stigma of the flower of the other genotype, the female parent. तो हाइब्रिडाइजेशन में ये होता है कि आप एक प्लांट से पोलन लेते हैं, तो जो प्लांट पोलन आपको देता है या जिस प्लांट से आप पोलन कलेक्ट करते हैं उस प्लांट को हाइब्रिडाइजेशन में हम मेल पेरेंट कहते हैं। ठीक है, और जिस प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर आप उस पोलन को शेड करते हैं उस प्लांट को हम फीमेल पेरेंट कहते हैं। ठीक है, तो एक मेल पेरेंट होगा, एक फीमेल पेरेंट होगा। ठीक है, इट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन एज वेल एज चांसेस क्रॉस पोलिनेशन इन द फ्लावर ऑफ द फीमेल पेरेंट। अब सबसे पहली एहतियात जो आपने करनी है कभी भी जब आप क्रॉसिंग करेंगे, रिमेंबर मैं आपके साथ वीट, मेज, राइस, इन क्रॉप्स की जो मेजर हमारी क्रॉप्स है उसमें क्रॉसिंग किस तरह करते हैं इसकी वीडियोस शेयर करूंगा, और उन वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम क्रॉस करेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम फेस टू फेस नहीं आ सकते। मैं आपको फील्ड में आपको वो क्लास में उस तरीके से नहीं बता सकता, तो मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस किस तरह बनाते हैं ये सिखाऊंगा। अगेन थोड़ा सा आप लोग वेट करें, फिर मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले एहतियात आपने ये करनी है जब आप क्रॉसिंग कर रहे हो, तो आपने सेल्फ पॉलिनेशन को भी मना करना है या उसको प्रिवेंट करना है। बाज़ औक़ात कुछ हमारे पास स्पीशीज़ ऐसी हैं जैसे वीट, कि उसकी जो फ्लोरल मॉर्फोलॉजी है वो इस तरीके से है कि उसका मेल और फीमेल पार्ट जो है फ्लावर का वो दोनों एक ही जगह पे होते हैं और उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप ही इस वजह से कहलाते हैं कि उसकी जो फ्लोरल मॉर्फोलॉजी होती है वो सेल्फ पोलिनेशन को प्रोमोट कर रही होती है। ठीक है, और क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में उसकी जो फ्लोरल मॉर्फोलॉजी होती है वो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट कर रही होती है। अमूमन उसमें फ्लावर की जो मेल और फीमेल फ्लावर है वो या तो डिफरेंट प्लांट में होते हैं या एक ही प्लांट के ऊपर डिफरेंट उसकी पोजीशन होती है। ठीक है, मैंने आपको मेज की मिसाल दी थी कि उसके जो काब है, जो जहाँ पे सिट्टा बनता है, जहाँ पे कॉब बनता है, वो जो सिल्क होते हैं, ये जो पोर्शन है ये इसका फीमेल पार्ट है, और जो टेसल जो ऊपर टॉप पे होता है वो उसका मेल पार्ट है। तो ये मेज चूंकि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो इसके मेल और फीमेल पार्ट जो है ये डिफरेंट पोजीशंस पे होती है। ठीक है, फिर मैंने डेट पाम की मिसाल आपको दी थी कि डेट पाम जो है खजूर का जो दरख्त है, इसमें मेल प्लांट, पूरा प्लांट मेल मुख्तलिफ होता है, फीमेल प्लांट मुख्तलिफ होता है। जिस प्लांट पे खजूरें बनती हैं वो फीमेल प्लांट होता है। ठीक है, और जिस प्लांट में खजूरें नहीं बनती वो सिर्फ पोलन प्रोड्यूस करता है, वो मेल प्लांट होता है, उसमें खजूरें नहीं बनती, वो सिर्फ पोलन प्रोड्यूस करता है, बस उसका काम ये होता है। ठीक है, जबकि वीट की अगर हम बात करें तो वीट के एक ही फ्लावर के अंदर आपको मेल और फीमेल दोनों पार्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आपने जब क्रॉसिंग करनी हो तो जिस प्लांट को आपने क्रॉस करना हो, जिसके ऊपर आपने पोलन शेड करने हो, जिस प्लांट के फीमेल स्टिग्मा के ऊपर, उस प्लांट में आपने ये करना है कि एक तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो,
उसके अपने पोलन उस पर शेड ना हो, क्योंकि आपने क्रॉस करना है, कहीं और से आपने पोलन लेके आना है। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपने इस चीज को भी रोकना है। दूसरी चीज ये है कि आपने क्या कहते हैं कि जो क्रॉसिंग से भी बचाना है। क्रॉसिंग से कैसे बचाना है कि अगर आप उससे उनके अपने मेल जो पार्ट है फ्लावर से वो रिमूव कर दें, लेकिन वो जो आप उसका स्टिग्मा है उसको ओपन छोड़ दें, उसको ओपन छोड़ दें, तो बाहर से विंड के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू पोलन्स वो आ सकते हैं और उसके स्टिग्मा के ऊपर शेड हो सकते हैं। तो आप जिस पोलन से उसको पोलिनेट करना चाहते हैं, शायद वो पोलन पहुंचाने से पहले कहीं और से हवा के जरिए, इंसेक्ट के जरिए पोलन आ जाए और उसको पोलिनेट करे। तो आपने इन दोनों चीजों का ख्याल रखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पोलिनेशन जब हम करते हैं तो उससे पहले जब हम एमस्कुलेशन एक स्टेप होता है, मैं आपको वीडियो जो भेजूंगा उसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो उसमें एमस्कुलेशन बुनियादी तौर पे क्या चीज है, एमस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो उसमें जब हम मेल पार्ट को रिमूव करते हैं तो उसको बटर पेपर बैग उसके ऊपर डालते हैं, ठीक है। वो जो व्हाइट कलर बटर पेपर बैग होता है वो जो है उस स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटसाइड द पोलन, ठीक है। और उसकी जो मेल पार्ट हम रिमूव करते हैं दैट इज प्रिवेंटिंग द सेल्फ पॉलिनेशन। उसके अपने मेल पार्ट आप रिमूव करें तो सेल्फ पॉलिनेशन उसमें नहीं होती, ठीक है। अच्छा, at the same time, it must be ensured that the pollen from desired male plant reaches the stigma of female flower for successful fertilization. एक कामयाब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, कामयाब पोलिनेशन के लिए आपने मेल पेरेंट से जो है वो पोलन वक्त पे आपने उसको कलेक्ट करके वहां तक पहुंचाना है ताकि आप वक्त पे पोलिनेशन कर सके। द सीड एज वेल एज द प्रोजेनी रिजल्टिंग फ्रॉम द हाइब्रिडाइजेशन, जो सीड बनेगा आपकी पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद, जब आप पोलिनेशन कर लेते हैं उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद सीड सेटिंग होती है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन से जो सीड बनेगा आर नोन एज हाइब्रिड आर F1। जो सीड उस हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पॉन्स में बनेगा या हाइब्रिडाइजेशन के करने के बाद बनेगा उसको हम हाइब्रिड सीड कहेंगे या F1 सीड कहेंगे। रिमेंबर, ये जो हाइब्रिड का वर्ड है इससे मुराद वो हाइब्रिड नहीं है जो आप लोग मार्केट में जो सीड परचेज करते हैं, चीज वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है कि हाइब्रिड सीड से वहाँ हमारा मुराद जो होता है, जो बाजार में हम कहते हैं कि फला हाइब्रिड मैंने लगाया हुआ है, फला हाइब्रिड मैंने मेज का लगाया, फला हाइब्रिड मैंने वेजिटेबल का लगाया, उससे मुराद ये होता है कि हाइब्रिड जो है दे आर हाई यील्डिंग देन ओपन पोलिनेटेड वेराइटीज। देयर आर टू मेन टाइप जो आप अगर वेराइटीज को डिफरेंशिएट करें तो एक है हाइब्रिड वेराइटीज या हाइब्रिड्स, दूसरी जो है ओपन पोलिनेटेड वेराइटीज। जो हाइब्रिड्स होती हैं ये महंगी होती हैं, इसकी पैदावार ज़्यादा होती है, इस तरह इनकी देखभाल थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, खुराक इसको बेहतर चाहिए होता है, फर्टिलाइजर्स वगैरह पानी वक्त पे देना, ठीक है। लेकिन इनकी पैदावार 3 गुना ज़्यादा होती है अमूमन ओपन पोलिनेटेड वेराइटीज से। इसके मुकाबले में जो ओपन पोलिनेटेड वेराइटीज है इसके सीड जो है सस्ते होते हैं, इसका सीड आप रख सकते हैं, आप इसको 2-3 साल यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिड का सीड सिर्फ 1 साल यूज होता है क्योंकि अगले साल F1 जो है वो F2 में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा, यहाँ पे जो हाइब्रिड से मुराद है वो उससे मुराद ये है कि द प्रोजेनी दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रॉसिंग टू पेरेंट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो F1 यहाँ पे बनेगा वो हाई यील्डिंग होगा देन देयर पेरेंट्स, ये चीज यहाँ पे ये फिलॉसफी या ये फिनोमिना अप्लाई नहीं होता, ठीक है। F1 मींस कि द फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट प्रोजेनी जो है जो आपकी क्रॉस से आती है आपके पास, ठीक है। द प्रोजेनी ऑफ F1 obtained by selfing or intermingling of F1 plants and the subsequent generation are termed as segregating generation। अच्छा, जब आपके पास F1 प्लांट्स आ जाते हैं, आप F1 सीड क्रॉस के बाद जब सीड बनता है उसको लगाते हैं तो आपके पास F1 प्लांट्स आते हैं, ठीक है। उन F1 प्लांट्स पे खुद ब खुद सीड सेटिंग हो जाती है क्योंकि अगर वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो खुद ब खुद उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है, आपके साथ सीड बन जाता है। वो सीड जब आप दोबारा लगाते हैं तो अगले साल उसको हम F2 जनरेशन कहते हैं, फिर F2 को जब आप दोबारा अगले साल लेके जाते हैं तो F3 बन जाता है। इस तरीके से आपका ये जो सिलसिला है ये जब जारी रहता है तो F2 से ऑनवर्ड जो है हमारा, F2 से ऑनवर्ड जो है ये आप क्या कहते हैं कि चलता है अप टू F5 F6। तो इन जनरेशन को हम फिर सेग्रीगेटिंग जनरेशन कहते हैं, ठीक है।
इन जनरेशन को हम सेग्रीगेटिंग जनरेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि आप the term cross is often used to denote the product of hybridization. ये जो क्रॉस का जो टर्मिनोलॉजी है कि फ्ला को फ्ला इज ऑफन डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये हम जो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास F1 जो प्लांट आते हैं उसकी सिर्फ पता लगाने के लिए कि ये जो F1 आपके पास आया है या जो सेग्रीगेटिंग जनरेशन आपके पास जो जा रही F2 है, F3 है, F4 है, ये उसको सिर्फ पता हो कि ये किन दो पेरेंट्स को क्रॉस करके आपके साथ बनी है, ठीक है। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हर काम के करने के मकसद होते हैं, हम कोई भी काम बगैर मकसद के नहीं करते, तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत बड़ा स्टेप है। ये किसी भी वेराइटल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, इसकी शुरुआत जो होती है ये हाइब्रिडाइजेशन से होती है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन अगर आपके पास ना हो तो आप वेरिएशन क्रिएट नहीं कर सकते, आप एक नई चीज नहीं बना सकते। रिमेंबर, अगर आपके साथ कोई एक वैरायटी है जिसकी यील्ड अच्छी है लेकिन वो डिजीज को ससेप्टेबल है, एक दूसरी वैरायटी है जो डिजीज को रेजिस्टेंट है बट उसकी यील्ड अच्छी नहीं है, अब आप इन वैरायटीज को अकेले लेके इनके साथ कुछ नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कि आप इनमें हाइब्रिडाइजेशन करें, इनको क्रॉस करें और इनकी जो करेक्टर्स है, जो डिजीज रेजिस्टेंट का करेक्टर जो एक वैरायटी में पाया जाता है और जो यील्ड का दूसरा अच्छा करेक्टर है वो दूसरी वैरायटी में पाया जाता है, इसको अगर आप कंबाइन करना चाहें एक जीनोटाइप में, एक प्लांट में, एक वैरायटी में, तो इसके लिए आपको इन दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे बुनियादी और पहला स्टेप है किसी भी वैरायटी डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज टू क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन। अब आप जेनेटिक वेरिएशन को यहाँ पे थोड़ा सा मजीद आपको समझ आ जाएगी कि हम जो वेरिएशन की बात करते हैं ये किस तरह होती है। दो किस्म की वेरिएशन होती है, एक हमारे पास नेचुरल वेरिएशन होती है, एक हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएशन होती है। जो नेचुरल वेरिएशन होती है वो ये चीज है कि आपके पास नेचर में बगैर किसी प्लांट को किसी प्लांट के साथ क्रॉस किए हुए नेचुरली आपको एक ही स्पीशी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स मिल रहे हैं। कोई टार है, कोई डार्फ है, कोई डिजीज रेजिस्टेंट है, कोई ससेप्टेबल है, कोई ग्रीन कलर है, कोई डार्क ग्रीन कलर है, किसी के लीफ की साइज लंबी है, किसी की चौड़ी है, कोई मुख्तलिफ। तो ये जो है जो वेरिएशन जो आप मेन मेड ना हो, वो आपने खुद उसमें कोई भी प्लांट ब्रीडिंग के जो टेक्निक्स है वो आपने यूज नहीं किए, नेचर में आपको वेरिएशन मिल रही है, तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल वेरिएशन। एक होती आर्टिफिशियल वेरिएशन। मैंने आपसे बार बार हम इस चीज को डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब आपके पास नेचर में वेरिएशन मौजूद ना हो, आपके पास कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वैरायटी मौजूद ना हो कि जिसमें नेचुरली डिजीज रेजिस्टेंस के जीन हो, तो अब आपने आर्टिफिशियल वेरिएशन क्रिएट करनी है। आपने खुद क्रॉसेस करके, खुद जो है ब्रीडिंग मेथड्स को अप्लाई करके उन वेरिएशन को क्रिएट करनी है, क्योंकि जब तक वेरिएशन नहीं होती तब तक आप सिलेक्शन नहीं कर सकते। एक मिसाल मैं दूंगा कि अगर मार्केट में सिर्फ पेप्सी की बोतल मिल रही हो, मार्केट में सिर्फ पेप्सी की बोतल मिल रही हो, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, आपको मजबूरन पेप्सी ही पीना होगा, हाँ आपको अच्छी लगती हो या नहीं लगती, ठीक है। अगर आप जिस मार्केट में है उस मार्केट में आपको पेप्सी मिल रहा है, 7 अप मिल रहा है, मेरिंडा मिल रहा है, ठीक है, सारे ब्रांड्स मिल रहे हैं, स्प्राइट मिल रहा है, तो इस स्टेज में, इस कंडीशन में आपके पास वेरिएशन मौजूद है, आपके पास वेरिएशन मौजूद है, तो आप इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। जब आपके साथ वेरिएशन मौजूद होगी तो आपको जो चीज चाहिए अपनी डिजायर्ड के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक आप उस चीज को उठा सकते हैं। तो हम कहते हैं कि वेरिएशन इज द बेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, कि सिलेक्शन करने के लिए, अच्छा मुंतखब करने के लिए, अपनी क्या कहते हैं कि जो आपकी डिजायर्ड हो वो मुंतखब करने के लिए आपको वेरिएशन का होना जरूरी है, ठीक है। अगर हम इंसानों में हमारी जो शक्लें हैं, हमारी जो हाइट्स है, जो हमारे फिजिक्स है, जो हमारे एटीट्यूड्स है, जो हमारे बिहेवियर है, इनमें वेरिएशन ना होती तो सब इंसान एक जैसे आते, फिर अपनी मर्जी से, फिर अपनी पसंद से कोई शादी ना करता, ठीक है, सबको एक किस्म के लोग मिलते, ठीक है, और उसमें कोई वेरिएशन नहीं थी। अब जब वेरिएशन आ गई है तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, वेरिएशन आपके पास मौजूद है, तो जो आपको पसंद हो आप अपनी डिजायर के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने लिए बंदा सेलेक्ट
कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फिनोमेना बिहाइंड द जेनेटिक वेरिएशन। लेकिन अगर आपके पास वेरिएशन मौजूद नहीं है तो आपको आर्टिफिशियली ये वेरिएशन क्रिएट करनी होगी, और आर्टिफिशियली वेरिएशन को क्रिएट करने के लिए, जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट करने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन का रास्ता या हाइब्रिडाइजेशन का मेथड को यूज करना होगा, ठीक है। When two genetically different plant are crossed, जब दो, ये देखें आपको हर जगह पे जेनेटिकली डिफरेंट का वर्ड मिलेगा जब भी हम क्रॉस की बात करेंगे, ठीक है। बिकॉज इफ बोथ द पेरेंट्स आर सेम, आपके पास F1 जो आएगा वो भी अपनी पेरेंट्स की तरह होगा। अगर आपके पास दोनों पेरेंट्स सेम हो जेनेटिकली तो आपके पास F1 भी उसी तरह आएगा, ठीक है। कोई वेरिएशन नहीं बनेगी, कोई जो है दोनों प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन नहीं हुए, बिकॉज बोथ द पेरेंट्स आर सेम। इफ बोथ आर सेम, आपके पास जो F1 उससे आएगा वो भी उसी तरह होगा, ठीक है। तो द जीन्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स आर ब्रॉट टुगेदर इन F1। जो दोनों पेरेंट्स में जीन होते हैं इनको हम यकजा करते हैं F1 में, ठीक है। सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस मेनी न्यू जीन्स इन F2 एंड द लेटर जनरेशन। अब आपके पास जो F2 जनरेशन होती है इसमें सेग्रीगेशन होती है, ठीक है। इसमें सेग्रीगेशन होती है, मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन अगर आपको याद हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ये जो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना है आप लोगों को याद होगा, तो इसमें जीन की या डीएनए की जो है वो रीशफलिंग होती है और नए नए रिकम्बिनेंट्स बनते हैं, नई नई कम्बिनेशन बनती है, और ये कम्बिनेशन जो है फिर हम इसको कैच करते हैं थ्रू डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड्स और उसको स्टेबल करते हैं। क्योंकि F2 में, F2 आपके साथ वो जनरेशन है किसी भी क्रॉस का, जब आप दो पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं और आपके पास उन क्रॉस से F1 आ जाए, उस F1 को आप सेल्फ करते हैं F2 में लेके जाते हैं, तो F2 वो जनरेशन है जिसमें आपके साथ मैक्सिमम वेरिएशन होगी, मैक्सिमम वेरिएशन होगी, मैक्सिमम सेग्रीगेशन होगी, मैक्सिमम रिकम्बिनेंट्स आपके साथ बनेंगे F2 में। अब इस F2 की जो वेरिएशन है ये सिर्फ उसी जनरेशन में होती है। आप F2 के प्लांट को जब F3 में लेके जाओगे, ये जो वेरिएशन है, ये सेग्रीगेशन जो है ये कम होती जाएगी, ठीक है, ये कम होती जाएगी। अब आपने F2 में उस वेरिएशन को कैच करना होता है, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात, मैंने पिछले लेक्चर में हेरिडिबिलिटी की बात की थी, उस हेरिडिबिलिटी की वजह से बाज़ दफ़ा हम F2 में सिलेक्शन करते हैं, बाज़ दफ़ा हम F2 में सिलेक्शन नहीं करते। इस चीज़ पे जब हम उन ब्रीडिंग मेथड्स में जाएंगे तो मैं डिटेल में बात करूंगा। इस स्टेज में आप इसको इस तरीके से समझें कि आपके पास जो मैक्सिमम वेरिएशन होगी आफ्टर क्रॉसिंग टू डिसिमिलर पेरेंट्स, तो आपके पास F2 जो होगा ये मैक्सिमम सेग्रीगेशन होगी और इसमें आपके पास मैक्सिमम नए कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे। The degree of variation produced in the segregating generation would therefore depend on the number of heterozygous genes in the F1. अच्छा, आपके पास F2 में सेग्रीगेशन कितनी होगी, ठीक है, F2 में आपको कितने किस्म के प्लांट्स मिलेंगे, that depends on the number of heterozygous gene in the F1. आपके पास जो F1 में जीन्स है उसमें जो heterozygous जीन्स है उसकी आपके पास तादाद कितनी है। अब इस चीज को जरा गौर से समझे। हेट्रोजाइगस जीन से मुराद ये है कि आपने जो दो पेरेंट्स सेलेक्ट किए हैं, अगर वो दोनों पेरेंट्स एक दूसरे से हर कैरेक्टर के लिए मुख्तलिफ हैं, हर कैरेक्टर के लिए मुख्तलिफ हैं, फॉर इंस्टेंस मैं आपको मिसाल लेता हूं कि एक जो पेरेंट है उसमें जो हाइट का जीन है वो कैपिटल HH है, और जो दूसरा पेरेंट है जिसके साथ उसको आप क्रॉस करें उसमें हाइट का जो जीन है वो स्मॉल HH है, तो ये दोनों डिसिमिलर पेरेंट हो गए फॉर प्लांट हाइट। अब इसको जब आप क्रॉस करोगे तो आप F1 में आपके साथ हेट्रोजाइगस टाल प्लांट आएंगे, कैपिटल H और स्मॉल H आएंगे, ठीक है। अब एक दूसरा कैरेक्टर है जिस सपोज राउंड सीड शेप है, तो उसके जो जीन है वो एक पेरेंट में कैपिटल RR है, दूसरे पेरेंट में स्मॉल RR है। अगेन F1 में ये भी जीन जो है वो आपको कैपिटल R और स्मॉल R मिलेंगे, ठीक है। अब जितने जीन्स मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को आपको दोनों पेरेंट्स में डिसिमिलर मिलेंगे, उतनी आपकी F1 में हेट्रोजाइगस जीन्स की तादाद ज्यादा होगी, ठीक है। सपोज एक पेरेंट है जिसमें हाइट और राउंड सीडेड शेप के लिए जीन्स जो है वो डिसिमिलर है, ठीक है, लेकिन उसमें जो लीफ कलर है LL वो दोनों में होमोजाइगस डोमिनेंट है। पेरेंट 1 में भी कैपिटल LL है, पेरेंट 2 में भी कैपिटल LL है, तो आपके पास F1 में भी कैपिटल LL आएगा, ठीक है। तो उस जीन के लिए, उस कैरेक्टर के लिए आपके साथ हेट्रोजाइगस जीन्स
नहीं होंगे। तो जितने ज्यादा आपके पास दोनों पेरेंट डिसिमिलर होंगे, जितने ज्यादा आपके दो पेरेंट्स डिसिमिलर होंगे जिसको आप क्रॉस कर रहे हैं, उतनी आपके साथ F1 में नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन्स की तादाद ज्यादा होगी। जितनी नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन्स की तादाद ज्यादा होगी, उतनी उस F1 जनरेशन को जब आप सेल्फ करके F2 में लेके जाओगे, इतनी ज्यादा आपके साथ वेरिएशन या सेग्रीगेशन अकर होगी। ठीक है, this is still in turn depends upon the number of the genes for which the two parents differ। वही बात है कि ये अगेन डिपेंड करता है उन दो पेरेंट्स के ऊपर जिनको आप क्रॉस करें कि वो एक दूसरे से कितने जीन्स के लिए मुख्तलिफ हैं। ठीक है, इफ द टू पेरेंट आर क्लोजली रिलेटेड, अगर जो दो पेरेंट जिसको आप क्रॉस करें वो क्लोजली रिलेटेड हों, एक दूसरे के करीब करीब तर हों, दे आर लाइकली टू डिफर फॉर अ फ्यू जीन्स ओनली। उनमें अंदाजा ये है कि वो कुछ जीन्स के लिए एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के फिलॉसफी को या फिर आप F1 और F2 में क्या चीजें होंगी आपके साथ, अगर हेट्रोजाइगस ज्यादा होंगे तो उसका F2 में आपको किस तरह इम्पैक्ट नजर आएगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सीखने के लिए। इस वजह से मैंने लास्ट उसमें आपको साथ ये चैप्टर शेयर किया था कि आप लोग इसको घर में पढ़ें। If they are not related, अगर वो related नहीं है, are distinctly related, they may differ for several, even a few hundred genes। अगर वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, distinct है, ठीक है, different है, तो वो बहुत सारे जीन्स के लिए, 100,000 जीन्स के लिए वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं। तो इट हाउएवर इट इज नॉट लाइकली दैट द टू पेरेंट विल एवर डिफर फॉर ऑल देयर जीन्स। लेकिन बहुत मुश्किल है कि जो दो पेरेंट जिसको आप क्रॉस करें वो सब के सब जीन्स के लिए एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। ठीक है, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं कि आप विद इन अ स्पीशी अगर आप क्रॉस करना चाहते हैं तो उसमें कुछ जीन्स ऐसे होंगे जो दोनों स्पीशी में कॉमन होंगे। ऐसी कंडीशंस आपको तब मिलेगी कि जब आप किसी एक स्पीशी को किसी दूसरे स्पीशी के साथ क्रॉस करें, या किसी एक जेनरा को किसी दूसरे जेनरा के प्लांट के साथ क्रॉस करोगे, जिसको हम इंटरजेनेरिक क्रॉसेस कहते हैं, जो दो जेनरा के बीच में होता है। उसमें आप पॉसिबिलिटी है कि एक पेरेंट और दूसरे पेरेंट के बीच में दोनों जीन्स जो है वो सारे जीन्स जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। Therefore, when it is said that the F1 is 100% heterozygous, it has reference only to those genes for which the two parents differ। इसलिए कि जहां पे आपको लिखा जाता है कि F1 जो है वो 100% हेट्रोजाइगस है, तो इसका मतलब ये है कि ये उन जीन्स की तरफ इशारा है कि जो इन दो पेरेंट्स में डिफरेंट है, खा वो 10 जीन्स हो खा वो 20 जीन्स हो, लेकिन उन जीन्स की तरफ इशारा है जिसमें आपका वो एक दूसरे से डिफरेंट हो। लेकिन फॉर श्योर दैट F1 इज हेट्रोजाइगस, जो F1 के प्लांट होंगे वो हेट्रोजाइगस होंगे उन सब जीन्स के लिए। ठीक है, जिन जो जो एक दोनों पेरेंट्स में डिफरेंट थे। द एम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में बी the transfer of one or few qualitative characters, the improvement in one or more quantitative characters, or use the F1 as hybrid variety। The objectives are briefly discussed below। ठीक है, मेन जो हाइब्रिडाइजेशन का मकसद है या तो ये हो सकता है कि आप एक या कई जीन्स क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के जो क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे हैं उनको आप ट्रांसफर कर रहे हैं। नंबर 2, द इम्प्रूवमेंट इन वन आर मोर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। इस तरह क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स की इंप्रूवमेंट के लिए भी आप क्लासेस बना सकते हैं या हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। यूज द F1 एज हाइब्रिड वेराइटी। आप F1 का जो क्रॉस करें उसको एज अ हाइब्रिड वेराइटी के तौर पे आप उसको यूज करना चाहते हैं, तो इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स है ये मुख्तलिफ उस पर डिपेंड करती हैं जो नीचे दी गई है। ठीक है, तो नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग। क्या चीज है? combination breeding। The main aim of combination breeding is the transfer of one or more character into a single variety from other variety। इसका मकसद ये होता है कि हम जीन्स को यकजा करें एक या दो या तीन पेरेंट से और एक सिंगल वेराइटी के अंदर उसको जमा करें। दिस कैरेक्टर में बी गवर्न्ड बाय ओलिगोजीन्स और पॉलीजीन्स। वो जो कैरेक्टर है हो सकता है कि वो ओलिगोजेनिक हो या पॉलीजेनिक हो। The intensity of the character in the variety is either comparable to are more generally lower than that in the parent variety from which it was transferred। अच्छा, अब उसकी जो कैरेक्टर है जो आपका F1 है
जिसमें आपने जीन्स ट्रांसफर किए हैं या क्रॉस बनाया है, वो हो सकता है कि उन पेरेंट्स के करीब करीब हो या उससे थोड़ा सा लो हो कुछ करेक्टर्स के लिए, क्योंकि आप जब क्रॉस करते हैं तो यू आर नॉट श्योर कि कौन से जीन्स जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में, कौन से हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है, और ये F2 में जाके किस तरह बिहेव करेंगे या F1 में जाके किस तरह के प्लांट्स मुझे देंगे। तो इस वजह से करेक्टर्स जो है जो नई वैरायटी में होंगे वो या तो कंपेरेबल होंगे अपने पेरेंट्स की तरह, या फिर हो सकता है कि उनसे जो है प्लांट वैरायटी से जो आपकी जो पेरेंट वैरायटीज होती हैं उनसे लोअर हो। In this approach, increasing the yield of a variety is obtained by correcting the weakness in yield contributing traits. इस अप्रोच के जरिए हम यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होता है किसी वैरायटी का, बाय करेक्टिंग द वीकनेस इन द यील्ड। सपोज एक वैरायटी है उसकी यील्ड कमजोर है, तो यील्ड के लिए उसमें जो कमजोरी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ, हो सकता है उसके ग्रेन्स पर स्पाइक कम हो, एक स्पाइक के अंदर दाने जो है वो उसमें कम हो। तो एक स्पाइक के अंदर जब दाने कम होते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ ग्रेन्स जो है वो कम हो जाएंगी, और जो ग्रेन का वजन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, वो कम होगा तो आपका यील्ड कम होगा। तो ये एक वीकनेस होती है उस वैरायटी की। इसको करेक्ट करने के लिए हम इस वैरायटी में वो जीन्स लेके आते हैं जो ग्रेन्स पर स्पाइक के लिए अच्छे हों, और वो जो अच्छे जीन्स आप कंबाइन करते हैं तो उसकी वो जो है वो चीजें जो है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ये तरीकेकार होता है इसका। मुझे एक अच्छा, फॉर एग्जांपल टिलर नंबर, गेंस पर स्पाइक, टेस्ट वेट। अच्छा, ये जो सारे करेक्टर है, ये जो सारे करेक्टर है आपका ये यील्ड कंट्रीब्यूटिंग करेक्टर्स हैं। ये टिलर नंबर होंगे, अगर आपके जो टिलर्स है वो कम है तो आपकी यील्ड कम होगी, अगर आपके ग्रेन्स पर स्पाइक कम है वो तो आपकी यील्ड कम होगी। ये सारे करेक्टर्स जो हैं आपके इसके साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसका ताल्लुक होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, the backcross method of breeding was designed for combination breeding। अच्छा, जो backcross एक मेथड है वो इसलिए इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है कि इसको हम कम्बिनेशन ब्रीडिंग कहते हैं। और ये जो मेथड होता है ये इसलिए यूज होता है, मोस्टली जो है इसका मेन मकसद इस मेथड का ये होता है, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, कि इसमें हम एक वैरायटी में अगर एक जीन की कमी है जिसकी वजह से उसकी पैदावार या उसमें जो मोस्टली डिजीज रेजिस्टेंट का जीन होता है वो उसमें हम ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बैकक्रॉस मेथड यूज करते हैं। ठीक है, एंड ऑफन पेडिग्री मेथड आल्सो फुलफिल द सेम पर्पस। पेडिग्री मेथड में भी हम मोर और लेस यही मेथड यूज, पर्पस हमारा होता है कि हम उसमें कम्बिनेशन कर सके, जीन्स को यकजा सके। The genetic divergence between parent is not the major consideration. In combination breeding में हमें पेरेंट्स के बीच में जो जेनेटिक डाइवर्जेंस है वो हमारी मेजर कंसिडरेशन नहीं होती। हमारी कंसिडरेशन ये होती है कि अगर किसी एक पेरेंट में सिर्फ एक जीन है, वो जीन इंपॉर्टेंट है, हम उसको किस तरह कंबाइन कर सके, हम उसको किस तरह एक वैरायटी में ले आ सके। तो उसमें ये नहीं है कि हम ऐसे पेरेंट सेलेक्ट करें कि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डाइवर्स हो, बेशक सिर्फ उसी एक जीन के लिए डाइवर्स हो, लेकिन वो जीन उस जीन के लिए डाइवर्स हो जो हमारा डिजायर्ड जीन होता है, तो हम उसको यूज करते हैं। What is important is that one of the parent must have in a sufficient intensity the character and the transfer, while the other parent is generally a popular variety। मेन चीज ये है कि एक जो पेरेंट होता है उसमें आपके पास ऐसे करेक्टर मौजूद हो जिसकी हमें जरूरत हो और उसको हम ट्रांसफर करना चाहे, और दूसरा जो पेरेंट होते हैं जिसके साथ आप क्रॉस करना चाहे वो जनरली एक पॉपुलर वैरायटी हो लेकिन उसमें कुछ वीकनेसेस हो। तो उस पॉपुलर वैरायटीज में वो जो वीकनेस है वो हम किसी दूसरे वैरायटी से उसमें कंबाइन करते हैं या उससे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग। मैं थोड़ा सा आपको मौका दूंगा क्वेश्चन आंसर के लिए, फिर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो मैं आप लोगों के माइक्स ऑन करता हूँ।